हेलो स्टूडेंट बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है सभी आप घर पे अच्छे तथा कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के आपके 2 चैप्टर कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि पॉवर्टी वाला निर्धनता वाला चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर लास्ट ईयर कट गया था, तो जो पिछली बार जो चैप्टर हैं वो हम पहले करवा देते हैं। हो सकता है कि सीबीएसई इस बार भी फिर से गाइडलाइन कर दे कि ये चैप्टर जो पिछले साल था एज यूजुअल वही रहेगा सिलेबस। तो तीसरा चैप्टर मैं आपका नहीं करवा रहा, मैं आपको चौथा चैप्टर आपका प्रारंभ कर रहा हूँ। भारत में खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर का 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आप सभी करेंगे। तो भारत में खाद्य सुरक्षा का चैप्टर मैं करा रहा हूँ कि पहले इसके बारे में खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन को उपलब्धता या भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसको प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य होना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो हम सहज ही निर्धन परिवार और इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर ही निर्भर करती है। तो इट मीन्स जैसे कोई आपदा आ जाती है या किसी प्रकार की कोई, जैसे वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और उससे पहले भी जैसे पिछले साल भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा कोरोना के चक्कर में, तो सरकार ने जो गरीब तथा असहाय लोग हैं, यानी कि गरीब तथा असहाय लोग हैं जिनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सरकार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन की सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसे हम खाद्य सुरक्षा के नाम से ही जाना जाता है। अब खाद्य सुरक्षा के बारे में और थोड़ा अपना आपके पास किताब होंगी तो उनको खोल लीजिए, तो उसके अंदर और मैं आपको थोड़ी डिटेल से बताता हूँ। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु की जरूरत होती है, मतलब कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी नहीं, सुबह शाम की रोटी नहीं है, पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यानी कि खाद्य सुरक्षा का हम और आयाम देखते हैं कौन कौन से। पहला है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन तथा खाद्य आयात व सरकारी अनाज भंडार में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से होता है, यानी कि अपने पास जो स्टोरेज करती है उससे माना जाता है। दूसरा होता है कि पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, यानी कि जो राशन है वो प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हमें उसका मतलब कि हमें हमारी सबकी पहुंच के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। और तीसरा होता है कि सामर्थ्य का अर्थ है, यानी सामर्थ्य का तात्पर्य यह है कि लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उनको पास प्राप्त भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना चाहिए। ये इसके 3 आयाम हमने देखे हैं, तो ये इनके 3 आयामों में आते हैं। तो किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब पहला, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। दूसरा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ को खरीदने की क्षमता हो। और तीसरा होता है कि खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये 3 आयाम हम देखते हैं। अब खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, अब हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कि खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, अब हम इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, समाज का अधिक वर्ग गरीब वर्ग तो है ही, गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त रहता है। जैसा कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे कार्य करती है, तो ग्रस्त है। परंतु जब हम देश के अंदर भूखम, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों का खराब होना, कोई महामारी आती है तो उस समय ये सारी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो राष्ट्रीय आपदा से जब गुजरता है, जैसे वर्तमान में, तो निर्धनता रेखा से जो ऊपर लोग हैं निर्धनता रेखा से, तो वो तो किसी तरह, लेकिन जो निर्धनता रेखा से जो नीचे हैं वो इस समस्या से और ज़्यादा विकट हो जाते हैं, इस समस्या से और ज़्यादा
मतलब कि ग्रस्त हो जाते हैं। तो किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण, खाद्यान्न की कुल उपज की गिरावट के कारण, और इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है और कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक ज़्यादा क्षेत्र पर या ज़्यादा विस्तृत हो जाती है तो उसके कारण लंबे समय तक ये हमारे सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बनी रहती है। ज़्यादातर लोग भूखमरी का शिकार हो जाते हैं और ये स्थिति पैदा हो जाती है, और जैसे भूखमरी, अकाल वगैरह जो स्थिति पैदा हो जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होती है। कोई बीमारी के कारण, जैसे वर्तमान के अंदर इस प्रकार से उसके कारण भी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो भूखमरी तथा विवस्ता के कारण, दूषित पेयजल के कारण और जो दूसरी समस्याएं हैं वो भी साथ साथ जन्म लेती है। भारत में जो सबसे भयंकर अकाल पड़ा वो 1943 के अंदर, 1943 के अंदर पड़ा था। सबसे भयंकर अकाल मतलब सूखा, बारिश ही नहीं हुई। तो 1943 में, जिसे बंगाल के अकाल के नाम से भी जाना जाता है, इस अकाल में भारत में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। सोचो, ठीक है। इसी प्रकार से हम बंगाल प्रांत में चावल के उत्पादन के ऊपर भी हमारी जो किताब है उसके अंदर दर्शा गया है। 1938 के अंदर और 1943 के अंदर कितना लाख, 1938 में 85 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ, 1942 में 93 लाख टन उत्पादन हुआ, लेकिन 1942 के अंदर, 1943 के अंदर केवल 76 लाख टन का उत्पादन हुआ। तो इसका उत्पादन गिर गया, जिससे लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ा। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल हम इसी प्रकार से हम देख सकते हैं भारत के अंदर। जैसे 1920 के अंदर भी महामारी फैली, अभी 2020 के अंदर ये महामारी आई, तो उससे लोग कितने ग्रस्त कितने हुए। तो भारत में बंगाल जैसे अकाल पुनः कभी नहीं पड़े, लेकिन ये हमारे लिए चिंता के विषय है। इसलिए सरकार ने इसके लिए कुछ न कुछ अल्टरनेट सोचे और उन्होंने इन अकाल से, इन महामारियों से निपटने के लिए नए नए प्रावधान सामने लाए। लेकिन यह चिंता का विषय है। आज भी उड़ीसा के कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थित जो जगह हैं उसके अंदर इसी प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पालुमा तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, आपकी बुक के अंदर है, और वो भी आप ध्यान से सुने। रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित यानी कि रेगुलर नहीं, अनियमित खेतीहार मजदूर के रूप में काम करता है। यानी कि अनियमित क्या होता है कि जैसे सीजन के समय में उसको कार्य मिल गया और सीजन के बाद उसको कार्य नहीं मिला, तो वो हो गया अनियमित, यानी कि लगातार नहीं। इट मीन्स लगातार नहीं, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं जी, लगातार उसको 12 महीने यानी कि पूरे 1 वर्ष के लिए काम मिलता नहीं। जैसे 2 महीने काम मिल गया, फिर अगले 4 महीने फ्री रहा, फिर 2 महीने काम मिल गया, फिर अगले 2 महीने फ्री रहा। तो इस प्रकार से उसको कंटिन्यूटी काम नहीं है, उसको लगातार काम नहीं है, नियमित खेतीहार मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा शोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने के लिए पाली, यह पाली होता है पशु चराने के लिए जो जाते हैं, पाली के रूप में काम करता है। शोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये का वेतन वार्षिक रूप से वर्ष के अंदर मिलता है। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन अभी वह बहुत ही कम उम्र के हैं, खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई के लिए गोबर हटाने का काम आंशिक रूप से कहीं कहीं करती है, और उसे भी रोजाना काम करने के लिए आधा लीटर दूध व सब्जी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा व्यस्त मौसम के अंदर भी अपने पति के साथ मिलकर खेती के रूप में कार्य करती है। उसको आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। कृषि एक मौसमी कार्य है। रामू को केवल बुआई, पौधा रोपण तथा फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है, बाकी वर्ष के अंदर उसको काम नहीं मिलता। तो बच्चों, वह वर्ष में फसल के पकने की अवधि के दौरान 4 महीने बेरोजगार, उसके बाद बाकी महीने में बेरोजगार रहता है, कुछ महीने काम मिलता है। तब वह दूसरे कार्य में काम की तलाश करता है। कभी कभी वह ईंट के भट्ठे पर गांव में चल रहे निर्माण कार्य में लग जाता है। रामू अपने इस प्रयासों से
नगद वह फिर वस्तु के रूप में वह इतना कमा लेता है कि जिससे वह अपने परिवार को 2 जून का भोजन प्राप्त कर सके। परिवार की कठिनाइयों की समस्या का सामना करते करते उसे भी अपने आप को असुरक्षा का महसूस होता है। तो ये जो एग्जाम्पल पढ़ा, इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर असंख्य के मजदूरों के सामने इस प्रकार के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। असंख्य लोगों के सामने इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो हम फेस करते हैं। तो बच्चों, खाद्य असुरक्षा क्यों है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग खाद्य तथा पोषक की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्ग में नियमित रूप से शामिल जो लोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पारिवारिक दस्तकारी, प्रारंभिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग और अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार तथा निश्चित भिखारी इत्यादि इस प्रकार की श्रेणी के अंदर आते हैं, जिन्हें नियमित रूप से काम प्राप्त नहीं होता, जिसे नियमित रूप से काम जिनको नहीं मिलता। ठीक है, अब हमारे सामने ये कुछ प्रश्न आते हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। हमारे सामने जो कुछ प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न खड़ा होता है वो है, पहला प्रश्न है बच्चों, इसके अंदर हम बताएंगे कि कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है। पहला प्रश्न है, पहला, कृषि एक मौसमी, आपके बुक्स के अंदर भी दे रखे हैं, मौसमी प्रक्रिया क्यों है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही के अंदर कृषि एक मौसमी प्रक्रिया, आपकी किताब में भी है, क्वेश्चन है, उनको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो कृषि एक मौसमी प्रक्रिया, देखो बच्चों, कृषि, अब जैसे मान लीजिए फसल, अभी बरसात के मौसम के बाद बाजरे का बिजाई होगी या ज्वार या जो भी है, यानी कि जो हम खरीफ की फसल के अंदर करेंगे, तो वो 2 महीने 3 महीने में पककर तैयार हो जाएगी। उसके बाद बिजाई के बाद वो फ्री होता है, उसके बाद कटाई के बाद फिर मजदूर फ्री होता है। तो इसलिए कुछ ही महीने के अंदर काम मिलता है मजदूरों को और बाकी महीने के अंदर काम नहीं मिलता। तो यानी कि जब जब जिस फसल का मौसम आता है उस फसल के दौरान उसको काम मिलता है, बाकी समय वो क्या रहता है, खाली रहता है। तो मौसमी प्रक्रिया है। दूसरा था कि रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार, 4 महीने ज़्यादा बेरोजगार क्यों रहता है? क्योंकि बाकी महीने में उसको काम नहीं है। रामू केवल 4 महीने से ज़्यादा बेरोजगार रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी महीने में काम नहीं मिल पाता, इसलिए बेरोजगार रहता है। तीसरा है, जब रामू बेरोजगार होता है तो क्या काम करता है? वह भट्ठे के मजदूर के रूप में इधर उधर काम करता है। यदि कोई काम पाने में असमर्थ है तो रामू की कठिनाइयों को क्या क्या सामना पड़ता है? रामू को नियमित रूप से कार्य नहीं मिल पाता। ये 4-5 प्रश्न हैं जो इस पिछली एक्टिविटी के ऊपर हमने दे रखे थे, वो मैंने आपको बता भी दिए हैं और करवा भी दिए। आगे मैं आपको इसका जब आपको PDF भेजूंगा तो उसके बारे में आपको डाल भी दूंगा। अब आता है एक और कहानी, हम पढ़ते हैं अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों व बूढ़े माँ बाप के साथ एक झुमरी तलैया, जगह का नाम है, वहाँ पर रहता है। वह झुग्गी में रहता है और उसके परिवार की समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से ही होता है। वह प्रतिदिन की आय पर निर्भर रहता है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है, यानी कि कोई मिल गया तो कार्य ठीक, अदरवाइज बेचारा बेरोजगार रहता है। तो उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती जाती है। कभी ज़्यादा मिल गया काम, कभी नहीं मिला। तो कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीद लेता है, परंतु कई बार ऐसा कमा लेता है वो बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा बसारा होता है, तो जिससे उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड मिला है जो निर्धनता रेखा से नीचे है, जिसे सरकार द्वारा उसको कुछ सपोर्ट मिल जाती है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ण करने के लिए गेहूं, चावल या ये चीज़ें खरीद लेता है। तो इस तरह हम अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार को किसी तरह पालन पोषण कर सकता है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा जो उसको सपोर्ट दी जाती है वो अहमद को सपोर्ट दी जाती है। और जिस प्रकार से रामू की कहानी में देखा तो रामू को कोई सरकार द्वारा सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वो क्या होता है, निरर्थक होता है। तो खाद्य सुरक्षा खरीदने में असमर्थता के साथ साथ
संरचना और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये भूमिका भी हमें निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग होते हैं जिन्हें भूमि से कमजोर किसान होते हैं, उनकी उत्पादनता बहुत कम होती है, वे खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से शीघ्र अपने आप को असुरक्षित समझते हैं हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जिन्हें काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जाता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। यह एक बहुत बड़ी चिंता तथा गंभीर विषय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को कुपोषण तथा खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी इस चीज़ को देखरेख करना पड़ती है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जहाँ गरीबी है उनके पास, आदिवासी सुदूर क्षेत्रों के अंदर बार बार इन आपदाओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो असुरक्षा उनके लिए भी उतनी ही है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर खाद्य सुरक्षा सबसे एक महत्वपूर्ण तथा विषय के रूप में उभरकर सामने आया है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे सामने ये चीज़ें उभरकर सामने आई है। तो भूखमरी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित तथा इंगित वाले क्षेत्र एक दूसरे के पहलू के अंदर कार्य करते हैं। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्रा नहीं है, बल्कि यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य की जो चिंता है वो हम धीरे धीरे इस पहलू के अंदर करते हैं। दीर्घकालीन भूखमरी मात्रा तथा गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करती है। सरकार किस प्रकार से उनको सक्षम तथा असक्षमता के रूप में हम उनको देखते हैं। इनकी सरकार है इस समस्या का निदान कर सकती है, इस समस्या का निदान करती है। भूखमरी के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप मौसमी भूखमरी और एक दीर्घकालीन भूखमरी। मौसमी कुछ समय के लिए भूखमरी, दीर्घकालीन जो हमेशा परमानेंट बनी रहती है। तो भारत में स्थिति वर्तमान के अंदर लगभग 3.3 के आसपास है, जो मतलब कि स्थायी भूखमरी के रूप में सरकार के इनकी लगभग 3% आबादी इस प्रकार की सुरक्षा के अंदर, इस प्रकार की समस्या के अंदर आती है। बच्चों, आज हमने ये कवर किया। इससे अगला टॉपिक मैं आपको फिर अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगा। थैंक यू।